भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर आज से बातचीत 10 दिसंबर तक चलेगी वार्ता। दोनों देशों का मकसद बातचीत को निष्कर्ष पर पहुंचाना है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का आज पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह और पेंशन से जुड़ा बिल होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीपीएस एक्ट में बदलाव के अध्यादेश के बदले एक बिल पेश करेंगी। राज्यसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा का नोटिस दिया था। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 और द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 भी हो सकता है पेश। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में आज विपक्षी नेताओं की बैठक। संसद में होने वाली चर्चा को लेकर होगी बातचीत। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रतिमा पर माल्यार्पण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी की बड़े कार्यक्रम की तैयारी। आज सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता मनाएंगे अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 4 दिन का महाराष्ट्र दौरा। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना आज करेंगे बड़ा खुलासा। ट्वीट कर कहा, केजरीवाल जी की सो कॉल्ड शिक्षा क्रांति का एक और सबूत जनता के सामने रखूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज दोपहर 12 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। विशेष मुद्दों पर डिजिटली करेंगे संबोधन। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से फिर पूछताछ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमे रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। घरेलू हिंसा कानून 2006 को पूरी तरह से लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति, कानूनी मदद देने और आश्रय घर बनाने की मांग की गई है। स्कूलों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों, एनसीईआरटी और यूजीसी से जवाब मांगा है। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी डैम्पेल की भुगतान आदेश की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सितंबर में नोटिस जारी किया था। कंपनी ने पंचाट के आदेश के मुताबिक डीएमआरसी से 4,600 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। नीट और पीजी की काउंसलिंग में देरी पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। आज से देश भर के अस्पतालों के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी के अलावा इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। सूत्रों के मुताबिक सुबह 11 बजे बूस्टर डोज को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक। बच्चों की वैक्सीन पर भी चर्चा की उम्मीद। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में मौद्रिक नीति निर्धारण समिति की आज से अहम बैठक। जानकारों के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं। भारत और मालदीव्स के बीच आज से इक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू होगा। 19 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। आतंकवाद के खतरे को समझने और निपटने का होगा अभ्यास। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 21 हुए। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, दिल्ली में 1, गुजरात में 1, कर्नाटक में 2 नए मरीज मिले। तेलंगाना में विदेश से आए 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी के सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट का इंतजार। राज्य के स्वास्थ्य निदेशक ने ये जानकारी दी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक स्कूल में 59 छात्र और 10 टीचर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किसी में भी अभी फिलहाल लक्षण नहीं दिखे। होम क्वारंटीन किए गए। देखभाल में जुटी मेडिकल टीम। वैक्सीनेशन में भारत की बड़ी कामयाबी। देश में 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेस लगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी।
हिमाचल प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, 100% टीकाकरण वाला देश का पहला राज्य बना। वैक्सीनेशन वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी अब भी जनता की पहली पसंद। पिछले हफ्ते के मुकाबले अखिलेश का ग्राफ 2% गिरा। यूपी चुनाव से पहले एबीपी न्यूज पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान, सीटों का बंटवारा फाइनल, 7 दिसंबर को मेरठ में साझा रैली होगी। बोले जिन्ना पर नहीं, विकास के मुद्दे पर होगा चुनाव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात पर बोले जयंत चौधरी, कहा मुलाकात इत्तेफाक थी, कांग्रेस के साथ न जाने का फैसला सही है। अमित शाह का मेरे पास नंबर नहीं, मेरी बात नहीं हुई। चुनाव से पहले पूर्वी यूपी को पीएम मोदी का तोहफा, कल गोरखपुर को खाद कारखाना, एम्स और आरएमआरसी की सौगात देंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने चंदौली को करोड़ों की सौगात दी, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ जातिवाद और भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम किया। पीएम के काशी दौरे से पहले वाराणसी में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झाड़ू लगाकर शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लुंगी टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इनकी भाषा और गंदी हो जाएगी, बीजेपी नफरत फैलाकर वोट लेती है। ओम प्रकाश राजभर का बयान, बोले बीजेपी ने तो पुलिस वालों को ही गुंडा बना रखा है। केशव मौर्य ने एसपी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को बताया था लुंगी टोपी वाला गुंडा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बोले समाजवादी पार्टी में जो आना चाहे स्वागत है, बीजेपी के लोग हमारे संपर्क में हैं लेकिन उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। लखनऊ में शिक्षकों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज, अखिलेश यादव बोले भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, यहां गुरु को ही पीट रहे हैं, ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, कहा बीजेपी के एक बड़े नेता ने फोन पर पूछा बीजेपी में आने के लिए क्या लेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार खुलना चाहिए ताकि किसानों को फसलों का सही दाम मिले। नवजोत सिंह सिद्धू के पाक से व्यापार वाले बयान पर मनीष तिवारी का पलटवार, कहा आतंकवाद रुकने तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की बात या व्यापार करना बेकार है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का सिद्धू पर निशाना, बोले जो इमरान खान सुनना चाहते हैं सिद्धू नहीं वही बोलते हैं, सिद्धू का मकसद आईएसआई और पाक को खुश करना है। शिक्षकों के नाम पर सियासी संग्राम, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के प्रदर्शन में शामिल हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, कहा केजरीवाल पंजाब की चिंता छोड़ें, पहले दिल्ली को संभालें। पंजाब के बाद गोवा में भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का महिलाओं से वादा, सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जयपुर में अमित शाह की ललकार, कहा 2023 में राजस्थान में खिलेगा कमल, 2/3 बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में रैलियां हो रही हैं, यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन इस राजनीति और ताजा मुद्दों का जनता पर क्या असर हो रहा है, इसी को नापता है एबीपी न्यूज और सी वोटर का साप्ताहिक सर्वे। आइए जानते हैं क्या है यूपी की जनता का मूड। जरूरी सूचना, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य का राजनीतिक तापमान बेहद गर्म है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे के जरिए यूपी की जनता का मूड जाना है। इस सर्वे में यूपी के 11,085 लोगों ने हिस्सा लिया है। सर्वे 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच का है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। सबसे पहले पहला सवाल कि पर्चा लीक से बीजेपी को चुनावों में नुकसान होने जा रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि विपक्ष ने पर्चा लीक का मामला बहुत जोरों शोरों से उठाया है, सरकार की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। तो पर्चा लीक से क्या बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है चुनावों में? अब जवाब देखिए। हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 55% का। 55% कहते हैं बिल्कुल नुकसान होगा बीजेपी को, लेकिन 45% लोगों का मानना है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। अगले सवाल का रुख कर लेते हैं और ये सवाल भी पर्चा लीक मामले से ही जुड़ा हुआ है कि पर्चा लीक से क्या योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा? क्या ये मुद्दा हावी होगा योगी सरकार की छवि पर? तो देखिए लोगों ने जवाब क्या दिया है।
58% लोगों का कहना है कि हाँ, इससे योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 42% का है। लेकिन ये फर्क आप समझिए, 42 और 58, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो ये हुआ है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है कि आप पेपर लीक होने से नहीं रोक पाए। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दहशत बढ़ा दी है, लेकिन इसका असर, क्या इसका डर दिखाई देगा यूपी चुनावों पर? ये महत्वपूर्ण सवाल जब हमने जनता के बीच जाकर पूछा तो इसका जवाब देखिए किस तरह से मिला। यूपी चुनावों पर ओमिक्रॉन का डर दिखेगा, हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 45% का। 45% मानते हैं कि हाँ, इसका असर दिखेगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ना कहने वाले लोगों का आंकड़ा है, यानी 55% लोगों को यह लगता है कि चुनावों पर ओमिक्रॉन का डर नहीं दिखेगा, यानी इसका खतरा चुनावों में हम नहीं देखेंगे, हावी नहीं होगा। अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, और अगला सवाल जो हम जनता के बीच लेकर पहुंचे, जब हमने सर्वे किया तो उसका जवाब क्या मिला। पहले सवाल देखिए, टिकैत आंदोलन से जुड़ा हुआ ये सवाल कि टिकैत आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो ये जवाब कहने वालों में देखिए 43% लोगों का जो जवाब था वो हमें हाँ में मिला है कि फायदा होगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो इससे कहीं ज्यादा है। 57% लोग ये मानते हैं कि नहीं। सवाल ये कि क्या पार्टियां जिन्ना के मुद्दे को चुनाव प्रचार के अंत तक जिंदा रखेंगी। तो हाँ कहने वालों का आंकड़ा देखिए, 44% लोगों को लगता है कि हाँ, अंत तक इसे जिंदा रखा जाएगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा इससे ज्यादा है 56%, यानी कि 56% जनता ये मानती है कि नहीं, इसे अंत तक जिंदा नहीं रखा जाएगा। चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, यानी कि किस मुद्दे की गूंज ज्यादा होगी, किसका असर ज्यादा होगा, इसका जवाब आप देखिए ध्रुवीकरण की जब हम बात करते हैं तो ध्रुवीकरण को लेकर जब 27 नवंबर को हम लोगों के बीच पहुंचे तो 16% लोगों का कहना था कि ये सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, लेकिन आज 15%, एक कम हो गया है, 15% लोग कहते हैं कि इसका असर होगा। दूसरा प्रमुख मुद्दे के तौर पर किसान आंदोलन, जो कि 27% 27 नवंबर तक ये आंकड़ा था, लेकिन अब ये 2% आगे बढ़कर 29% हो गया है। कानून व्यवस्था का जिक्र अगर हम कर ले तो 14% 27 नवंबर तक, लेकिन आज जब हमने पूछा तो 13%, यानी कि 1% ये कम हुआ है। अगला महत्वपूर्ण सवाल सीएम योगी से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से जुड़ा हुआ है। सीएम योगी का कामकाज कैसा, तो आप देखिए अब इस आंकड़े क्या कहते हैं। अच्छा कहने वाले 27 नवंबर को थे 41.5%, जो कि आज के तारीख में जब हम पूछते हैं, यानी हमने इस हफ्ते जब ये जनता से पूछा सवाल तो 41% कहने वाले लोग हैं हाँ, यानी ये थोड़ा कम हुआ है। औसत कहने वालों का हालांकि सेम दिखाई दे रहा है, 21% पिछले हफ्ते भी था, 21% इस हफ्ते भी है। और खराब कहने वालों में 37.5% लोग हैं, जो 27 नवंबर को कह रहे थे खराब, ये अब थोड़ा और बढ़ गया है। आज 38% लोगों को लगता है कि खराब है। एक और सवाल जो कि सरकार से नाराज और बदलाव, इससे लेकर जब हमने पूछा सरकार से नाराज है और बदलाव चाहते हैं क्या, तो देखिए आप फर्क देखिएगा एक हफ्ते के भीतर किस तरीके से नजर आया है। 27 नवंबर को क्या कहा था लोगों ने, 48% लोगों ने कहा कि नाराज है और बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 1% वो कम हुआ है। 47% अभी भी चाहते हैं कि नाराज है, बदलाव चाहते हैं। 1% की कमी दिखाई दे रही है, और नाराज है लेकिन बदलाव नहीं चाहते। 28% था 27 नवंबर को, लेकिन अभी वो 29% हो गया है, 1% वो यहाँ पर बढ़ गया। और ना तो बदलाव चाहते हैं और ना ही नाराज हैं, ये कहने वाले 24% पहले भी थे, 24% अब भी हैं। अब अगला सवाल, और देखिए अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया जा रहा है। ये सवाल जब हमने जनता से पूछा तो उसका जवाब आप देखिए, और फर्क देखिएगा एक हफ्ते में क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने पसंद किए जा रहे हैं, 27 नवंबर को 43% लोगों की पसंद थे, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस हफ्ते भी, यानी आज की तारीख में भी 43% मानते हैं उन्हें अपनी पसंद। 32% लोगों की पसंद 27 नवंबर तक थे अखिलेश यादव, इसमें थोड़ी कमी देखी गई है। आज 30% लोग मानते हैं उन्हें अपनी पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर। जो तीसरा चेहरा हमने पूछा, मायावती, 15% 27 नवंबर, 1% का यहाँ पर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में 16% चाहते हैं मायावती को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना, और 4% के साथ 27 नवंबर तक प्रियंका गांधी को 4% लोग मानते थे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद, लेकिन 5% लोग आज मानते हैं कि वो उनका जो चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी की पसंद है। 1% का यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता दिखाई दे रहा है। देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं तो पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। कल रात दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिर गया है, वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है।
पहाड़ी इलाकों से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। कल देर रात दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हुई, जिसके बाद तापमान गिर गया। और ये पहाड़ी इलाकों से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कल से ही जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं तो पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। कल रात दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिरा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर ओढ़े इस शहर की तस्वीर देखिए। अब जरा ये वीडियो देखिए। यहां भी जमकर हो रही है बर्फबारी। पूरा शहर सफेद बर्फ में दबा दिख रहा है। अरे ये मौसम को क्या हो गया? आसमान से ये क्या गिर रहा है? सड़क पर घूम रहे ये बेज़बान जानवर यही सोच रहे होंगे। तस्वीर एक जैसी, लेकिन शहर अलग अलग। वीडियो कश्मीर घाटी से आया है, जहां आजकल हो रही ताजा बर्फबारी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। कश्मीर में इन दिनों बर्फबारी और धुंध की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। सोनमर्ग, बांदीपोरा समेत कई इलाके सफेद बर्फ की चपेट में हैं। इमारतों पर भी मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। तस्वीरें बांदीपोरा की हैं। यहां बर्फ के कहर ने पेड़ों पर हरियाली का निशान तक नहीं छोड़ा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। ये गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में दर्ज तस्वीरें हैं। ये कार एक टनल में अपनी बाईं तरफ चल रही है। तभी पास से एक सफेद कार बेहद तेज रफ्तार में कैमरे वाली कार को ओवरटेक करती है। कार के कुछ मीटर आगे जाते ही संतुलन बिगड़ता है। कार बुरी तरह लड़खड़ाती है और फिर टनल की दीवार से टकरा जाती है। इस भयानक टक्कर के बाद भी बेकाबू कार नहीं रुकती और टनल की दाहिनी तरफ की वॉल से टकराकर रुक जाती है। यह हादसा हुआ है हिमाचल के कुल्लू में मौजूद अटल टनल में। इस कार में 4 लोग बैठे थे। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन घटना का वीडियो देखने के बाद पुलिस ने इन पर 13,500 रुपए का जुर्माना जरूर ठोक दिया। सड़क पर कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? वीडियो जरा ध्यान से देखिए। ये तेंदुए के आतंक की गवाही देती तस्वीरें हैं। सड़क के बीचों बीच ये तेंदुआ तेजी से आता है और एक राहगीर पर हमला कर गली में भाग जाता है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर की हैं। यहां श्रीरामपुर गांव में एक तेंदुए ने कई लोगों को घायल कर दिया। तेंदुए के खौफ की ये तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद भी कर ली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ज्वालामुखी से निकलता गर्म राख का गुबार और जान बचाकर भागते लोग। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के जावा द्वीप की हैं। यहाँ के सबसे ऊंचे सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। ज्वालामुखी के आसपास कई किलोमीटर तक कुछ नहीं बचा है। देखिए कैसे ये घर लावा और राख के समंदर में समा गया है। पेड़ झुलस गए। इंसानों से आबाद रहने वाली घाटी सफेद हो गई। जानवरों की जान भी आफत में पड़ गई है। सेमेरू ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद 40,000 फीट की ऊंचाई तक धुएं का गुबार उठा और कई किलोमीटर तक लावा की नदियां बहने लगी। इस आपदा में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। ज्वालामुखी के तराई वाले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आएंगे। कुछ घंटों की मुलाकात में ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में करीब 1 दर्जन करार होंगे। भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर आज से बातचीत 10 दिसंबर तक चलेगी वार्ता। दोनों देशों का मकसद बातचीत को निष्कर्ष तक पहुंचाना है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का आज है पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह और पेंशन से जुड़ा बिल होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीपीएस एक्ट में बदलाव के अध्यादेश के बदले एक बिल पेश करेंगी। राज्यसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा का नोटिस दिया था। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 और द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 हो सकता है पेश। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में आज विपक्षी नेताओं की बैठक। संसद में होने वाली चर्चा को लेकर बातचीत होगी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रतिमा का माल्यार्पण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी की बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। आज सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता मनाएंगे अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 4 दिन का महाराष्ट्र दौरा। रायगढ़ जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना आज करेंगे बड़ा खुलासा। ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल जी की सो कॉल्ड शिक्षा क्रांति का एक और सबूत जनता के सामने रखूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज दोपहर 12 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विशेष मुद्दों पर डिजिटली करेंगे संबोधित। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से फिर पूछताछ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमे रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। घरेलू हिंसा कानून 2006 को पूरी तरीके से लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति, कानूनी मदद देने और आश्रय घर बनाने की मांग की गई है। स्कूलों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों, एनसीईआरटी और यूजीसी से जवाब मांगा है। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी डैम्पल के भुगतान आदेश की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सितंबर में नोटिस जारी किया था। कंपनी ने पंचायत के आदेश के मुताबिक डीएमआरसी से 4,600 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। आज से देश भर के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी के अलावा इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। सूत्रों के मुताबिक सुबह 11 बजे बूस्टर डोज को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की अहम बैठक होगी। बच्चों की वैक्सीन पर भी चर्चा संभव। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में मौद्रिक नीति निर्धारण समिति की आज से अहम बैठक। जानकारों के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं। भारत और मालदीव्स के बीच आज से एक्यूवेरीन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू होगा। 19 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। आतंकवाद के खतरे को समझने और निपटने का होगा अभ्यास। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 21 हुए। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 नए मरीज मिले। तेलंगाना में विदेश से आए 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। सभी के सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट का इंतजार राज्य के स्वास्थ्य निदेशक ने दी जानकारी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक स्कूल के 59 छात्र और 10 टीचर कोरोना संक्रमित। किसी में भी नहीं दिखे लक्षण। होम क्वारंटीन किए गए। देखभाल में जुटी मेडिकल टीम। वैक्सीनेशन में भारत की बड़ी कामयाबी। देश में 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। 100% टीकाकरण वाला देश का पहला राज्य बना। वैक्सीनेशन वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया।
एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी अब भी जनता की पहली पसंद। पिछले हफ्ते के मुकाबले अखिलेश का ग्राफ 2% गिरा। यूपी चुनाव से पहले एबीपी न्यूज पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान। सीटों का बंटवारा फाइनल। 7 दिसंबर को मेरठ में साझा रैली। बोले जिन्ना पर नहीं, विकास के मुद्दे पर होगा चुनाव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात पर बोले जयंत चौधरी। कहा मुलाकात इत्तेफाक थी, कांग्रेस के साथ ना जाने का फैसला सही। अमित शाह का मेरे पास नंबर नहीं, मेरी बात नहीं हुई। चुनाव से पहले पूर्वी यूपी को पीएम मोदी का तोहफा। कल गोरखपुर को खाद कारखाना, एम्स और आरएमआरसी की सौगात देंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने चंदौली को करोड़ों की सौगात दी। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ जातिवाद और भाई भतीजावाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम किया। कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक देश में कुल 21 ओमिक्रॉन मरीज मिल चुके हैं। सवाल यह है कि कैसे रुकेगी ओमिक्रॉन की आफत। बाजारों में भीड़ है, खूब है। रैलियां भी हो रही भरपूर है, पर न दिख रहा है मास्क, न दिख रही है सोशल डिस्टेंसिंग। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट विदेश से आने वाले या उनके संपर्क में आए लोगों को मिला है, लेकिन एक भी गलती से इसे देश भर में फैलने में वक्त नहीं लगेगा। ताजा मिसाल है राजस्थान। दक्षिण अफ्रीका से आए 4 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। ये चारों लोग RUHS अस्पताल में भर्ती हैं। चारों लोगों के संपर्क में आए 5 लोगों में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इससे पहले पिंपरी चिंचवाड़ में नाइजीरिया से लौटे 3 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इनके संपर्क में आए 3 और लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है। तंजानिया से आए शख्स की शुरुआती जांच में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। दिल्ली में विदेश से आए 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 12 के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिनमें से एक शख्स की शुरुआती रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स को फिलहाल दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था, थोड़ा वीकनेस इसको महसूस कर रहा था। वो उनका सारा जो कॉन्टैक्ट्स है उनको ट्रेस कर रहे हैं और उनके लिए भी हमने सारी जो डिटेल्ड सूचना है वो प्रशासन को दे दी। दिल्ली में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद सत्येंद्र जैन ने केंद्र से ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट रोकने की अपील की। अफेक्टेड कंट्रीज है जहाँ पर ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ की फ्लाइट सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। उससे लगता है इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस के लिए बनाए गए शाहदरा और रोहड़ी के कोविड केयर सेंटर को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा ताकतवर और बेहद संक्रामक है। मैं आशा करता हूँ सीवियर ना हो, बट द वे इट इज स्प्रेडिंग, जिस तरह से वो फैल रहा है, खासकर यंगर पॉपुलेशन को भी वो इन्फेक्ट कर रहा है। इसलिए ओमिक्रॉन को हराना है तो मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन की दोनों डोज बेहद जरूरी है। आज इस मुद्दे पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक भी हो सकती है, जिसमें बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा हो सकती है। यही ग्रुप अपने सुझाव स्वास्थ्य मंत्रालय को देता है, जिस पर आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय करता है। तो देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों में अभी आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, आपको हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अब केस जो है एक फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पाया गया है। ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक कुल 8 केसेस मिल चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ भी 9 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। कर्नाटक का जिक्र करें तो कर्नाटक में 2 केसेस अब तक ओमिक्रॉन के मिले हैं। गुजरात में अब तक 1 केस सामने आया है ओमिक्रॉन का। तो तेजी से
ये आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। कल तक ये मामले सिर्फ 4 रिपोर्ट किए गए थे। देखिए, ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है, लेकिन देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि लोग अब भी समझने को तैयार नहीं हैं। अगर यहाँ कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव होता तो, अगर यहाँ कोई मरीज निकल आता तो, अगर यहाँ पहुंच जाता ओमिक्रॉन तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी यही कहेंगे कि लोग सुधरते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं। जनपद मार्केट में एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में क्या सामने आया, आप भी देखिए। जितनी भीड़ आपको इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रही है, ये वायरस के संक्रमण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। तस्वीरें हम आपको ये दिल्ली की जनपद मार्केट की दिखा रहे हैं और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद दिल्ली के बाजारों में लोग ऐसे भी हमें दिखाई दिए हैं जो प्रोटोकॉल का पालन अभी नहीं कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की आपसे अपील है कि वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जितना हो सके अपने घर पर रहें, मार्केट जाने से परहेज करें और अगर बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। हमारे संवाददाता अभिनव सरोजनी नगर मार्केट पहुंचे तो क्या हाल नजर आया, आप भी देखिए। बाजार में पूरी तरह से भीड़ है। कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन कहीं पर भी 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है। ये स्थिति तब है जब राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया केस दर्ज किया गया है। तो ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें हैं जो काफ़ी चिंताजनक है। इसे देखकर कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर चिंता और बढ़ जाती है। वैसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि बहुत महीने से मैं घर में ही थी और मुझे कपड़े लेने थे और माना है कि भीड़ है, लेकिन मैं लेके निकल ही रही हूँ वैसे भी यहाँ से। देखिए, डर तो कोरोना वायरस का सबका ही पहले भी था, डेल्टा वेरिएंट जब था तब भी था, अभी भी वो है। हमें तो थोड़ा काम था, अगर नहीं होता तो हम तो बिल्कुल नहीं आते। हमने कुछ देखा भी नहीं, मतलब हमने अपना काम खत्म किया और हम निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखाई दी जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद होटल में, जहां रूसी सैलानी ने RT-PCR का टेस्ट सैंपल देने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे पहले जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एंड्रूज नाम का ये शख्स दिल्ली होते हुए जबलपुर पहुंचा था। वो दोबारा टेस्ट कराने को तैयार नहीं था। भारत में अब भी ओमिक्रॉन केस विदेश से आने वाले लोगों में मिले हैं। ऐसे में सावधानी जरूरी है। देश के एयरपोर्ट पर सावधानी बढ़ा दी गई है, लेकिन यहाँ भी तस्वीरें ऐसी हैं जो खुद कोरोना को न्योता दे रही हैं। ये तस्वीरें बिहार के गया की हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लोग भेड़ बकरियों की तरह कोरोना जांच कराने टूट पड़े। ओमिक्रॉन को लेके हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का जो भी दिशा निर्देश है और हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो दिशा निर्देश दिया गया है, हम गया एयरपोर्ट में सारे तैयारी किए हुए हैं। हमारा आज फुल एयरपोर्ट सैनिटाइज भी हुआ है। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उनका 100% कोविड-19 टेस्टिंग होगी। नेशनल ट्रैवलर्स का 100% रैपिड एंटीजन होंगे और इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं विदेश से आने वाले, उनका 100% RT-PCR होंगे। वहीं वाराणसी में राजनीति तो चमकाई जाती नजर आई, लेकिन यहाँ भी मास्क नजर नहीं आया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वच्छता अभियान में जुटे, लेकिन कार्यकर्ताओं को न तो मास्क पहना पाए और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाए। ओमिक्रॉन के खतरे पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। मंत्री जी, ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तक की स्टडी में सामने आया है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, इतना कि एक बीमार शख्स ही इस पूरी भीड़ को संक्रमित करने के लिए काफी है। ऐसे में बदले माहौल में सावधानी बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में अब खतरा भी इसका बढ़ गया है। इसमें सरकारें जो करें, लेकिन हमको आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। दिखाते हैं आपको न्यू ईयर पर कैसे मंडरा रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। न बुखार आता है,
ना ऑक्सीजन लेवल गिरता है, सिर्फ होता है तो सर में हल्का दर्द। शरीर में पीड़ा का एहसास, खुद को थका थका महसूस करना। ओमिक्रॉन के संक्रमण से अभी तक किसी भी मरीज ने सूंघने की क्षमता खत्म होने या फिर स्वाद नहीं मिलने या फिर नाक जाम होने और तेज बुखार का जिक्र नहीं किया है। मतलब यह है कि नया वेरिएंट बिल्कुल नए तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है और क्रिसमस से लेकर हैप्पी न्यू ईयर का प्लान चौपट करने पर तुला हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर में ये क्यों कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया का क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्लान चौपट करने में लगा है। तो हाल ही में बीती हकीकत को समझ लीजिए। इसी साल मई जून में डेल्टा वेरिएंट ने जो कहर बरपाया था, उसे फैलने में भी 2-3 महीने का वक्त लगा था। ओमिक्रॉन तो उससे 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में WHO का मानना है कि पूरी दुनिया में ये 1.5 से 2 महीने में पीक लेवल पर जा सकता है। यानी क्रिसमस भी गई और हैप्पी न्यू ईयर भी। तो हमें जरूरत है आगे की तैयारी रखने की। वैसे राहत की बात यह है कि नए वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन का असर दिख रहा है, क्योंकि जिन लोगों को टीका लगाया गया है उनमें हल्के लक्षण हैं। स्वास्थ्य देखभाल के स्तर पर डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर है, लेकिन अस्पताल के स्तर पर यह तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अभी तो वेरिएंट के शुरुआती दिन हैं और अस्पतालों में ज्यादा लोगों को भर्ती नहीं कराया गया है। डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा ताकतवर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी भी बेअसर। वेरिएंट में 50 से ज्यादा म्यूटेशन, वैक्सीन को भी चकमा देने में सक्षम। नेचुरल इन्फेक्शन भी बेअसर। डेल्टा वेरिएंट से अलग लक्षण, मांसपेशियों में दर्द, हल्का बुखार, स्मेल और टेस्ट दोनों एक्टिव, गले में खराश, थकान, सर दर्द। ओमिक्रॉन कोरोना से पैदा नई आफत का नाम है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही इससे बचाव का अचूक हथियार है। और इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी से जुड़ी हुई आ रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी यूपी को गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा दे सकते हैं। पीएम मोदी 18 तारीख को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जेवर में शिलान्यास भी किया। देखिए, रूस से आज भारत का एक पुराना दोस्त दिल्ली आ रहा है। दोस्ती की नई कहानी लिखने ये दोस्त दिल्ली आ रहा है और हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो भारत रूस शिखर बैठक के लिए आज भारत आ रहे हैं। पुतिन के इस दौरे पर देश और दुनिया की नजर है। ऐसा क्या होने वाला है इस दौरे में, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत और रूस की दोस्ती आज परवान चढ़ने वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं। दोनों देशों की दशकों पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने कोरोना संकट की वजह से पुतिन का ये भारत दौरा बेहद छोटा रखा गया है, महज कुछ घंटों का। लेकिन इसका असर न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों पर होगा, बल्कि इससे दुनिया को भी बड़ा संदेश जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे और महज 6-7 घंटे के लिए भारत में होंगे। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई स्तर पर बातचीत होगी। पहले दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता होगी। इसके बाद शाम 5:30 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा कारणों से राष्ट्रपति पुतिन के भारत पहुंचने के समय का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति दोपहर 2 बजे भारत पहुंचेंगे और रात 9:30 बजे अपने वतन वापस लौट जाएंगे। पुतिन के इस दौरे में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का भारत में उत्पादन, S-400 मिसाइल सिस्टम की समय पर डिलीवरी, 12 नई सुखोई 30 की डिलीवरी, नौसेना के लिए MiG-29 विमानों की नई खेप, 5000 एग्ला S शोल्डर्ड फायर्ड मिसाइल्स की खरीद, भारत चीन तनाव, अफगानिस्तान, आतंकवाद,
और द्विपक्षीय व्यापार का मुद्दा प्रमुख है। रूस खनिजों से भरपूर अपने सुदूर पूर्व के इलाके को विकसित करना चाहता है। इसके लिए उसे भारत की मदद की भी दरकार है। यही वजह है कि 2 साल पहले रूस ने एक शिखर बैठक का आयोजन किया था, जिसमें विशेष आमंत्रित के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए रूस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की परियोजना को भी आगे बढ़ा रहा है। भारत के लिए INSTC की यह परियोजना चीन के BRI का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यही वजह है कि भारत ने ईरान में बनाए चाबार बंदरगाह को भी रूस के प्रोत्साहित इस INSTC परियोजना से जोड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि भारत ने फरवरी 2019 में इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत रूस के सामने 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने का प्रस्ताव रखा था। ये राइफल्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही बनाई जानी है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समेत कई दूसरे मुद्दों की वजह से अब तक अमेठी के कारखाने में राइफल्स का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया था। हाल ही में तमाम दिक्कतों को दूर करते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 5,000 करोड़ रुपए की इस डील को मंजूरी दे दी और आज रूस के साथ इस समझौते पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत में S-400 मिसाइल सिस्टम के वक्त पर डिलीवरी और इसकी तैनाती पर भी चर्चा हो सकती है। 400 किलोमीटर तक किसी भी एरियल टारगेट को मार गिराने वाला ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बेहद अहम है। भारत ने 2018 में रूस के साथ इस सिस्टम की 5 बैटरी को खरीदने का सौदा किया था। पुतिन के दौरे से पहले इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई, लेकिन इस सौदे से अमेरिका और चीन दोनों नाराज हैं। चीन इसलिए नाराज है क्योंकि यही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम उसने LAC के पास तैनात कर रखे हैं और चीनी सेना नहीं चाहती कि भारत भी उसकी बराबरी करे। इंडिया और चाइना के रिलेशन आज बहुत अच्छे नहीं हैं, जबकि रशिया के लिए दोनों ही उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो रशिया बेसिकली ये चाहता है कि किस तरह से इन दोनों देशों के बीच में सुलह हो जाए और किस तरह का एक नॉर्मलसी आ जाए। मुश्किल है, लेकिन वो जरूर होगा, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट अलग है। चाइना की हेजेमनी एटीट्यूड जो है, एग्रेसिव बिहेवियर है, वो चलता रहेगा। उसको बैलेंस करने के लिए भी मैं समझता हूँ कि रूस की भारत मैत्री बहुत आवश्यक है। वहीं अमेरिका इस मिसाइल सिस्टम को अपने लिए खतरा मानता है। उसने S-400 खरीदने पर तुर्की समेत कई देशों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे, लेकिन फिर भी अमेरिकी ऐतराज को दरकिनार कर भारत ने रूसी मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस सौदे को और मजबूती ही दी जाएगी। भारत का यह निर्णय न केवल अपने पुराने दोस्त को साधने की कवायद है, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का भी ऐलान है। भारत का विदेश मंत्रालय ये पहले ही साफ कर चुका है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों और सैन्य खरीद के फैसले स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर करता है। जानकार मानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन इस दौरे में भारत के सामने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट चेकमेट की बिक्री का भी प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसे हाल ही में अनवील किया गया है। भारत को लेकर रूस कितना संजीदा है, इसका पता इस बात से भी चलता है कि कोरोना के बाद पुतिन दूसरी बार विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। इसके लिए इन्होंने भारत को चुना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आएंगे। कुछ घंटों की मुलाकात में ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में तकरीबन 1 दर्जन करार होंगे। भारत और UAE के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर आज से बातचीत 10 दिसंबर तक चलेगी वार्ता। दोनों देशों का मकसद बातचीत को निष्कर्ष तक पहुंचाना। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का आज पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह और पेंशन से जुड़ा बिल पास होगा, माफ कीजिएगा, पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन NDPS एक्ट में बदलाव के अध्यादेश के बदले एक बिल पेश करेंगी। राज्यसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा का नोटिस दिया है। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2021 और द सरोगेसी बिल 2020 हो सकता है पेश। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में आज विपक्षी नेताओं की अहम बैठक। संसद में होने वाली चर्चा को लेकर होगी बातचीत। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रतिमा का माल्यार्पण।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी की बड़ी कार्यक्रम की तैयारी। आज सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता मनाएंगे अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 4 दिन का महाराष्ट्र दौरा। रायगढ़ किले की छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ का दौरा। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना आज करेंगे बड़ा खुलासा। ट्वीट कर कहा, केजरीवाल जी को सो कॉल्ड शिक्षा क्रांति का एक और सबूत जनता के सामने रखूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज दोपहर 12 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। विशेष मुद्दों पर डिजिटली करेंगे संबोधन। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से फिर होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमे रद्द करने या फिर सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। घरेलू हिंसा कानून 2006 को पूरी तरह से लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति, कानूनी मदद देने और आश्रय घर बनाने की मांग की गई है। स्कूलों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों, एनसीईआरटी और यूजीसी से जवाब मांगा है। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी डैम्पल की भुगतान आदेश की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सितंबर में नोटिस जारी किया था। कंपनी ने पंचाट के आदेश के मुताबिक डीएमआरसी से 4,600 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। आज से देश भर के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी के अलावा इमरजेंसी सेवाओं का भी करेंगे बहिष्कार। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। सूत्रों के मुताबिक सुबह 11 बजे बूस्टर डोज को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की अहम बैठक। बच्चों की वैक्सीन पर भी चर्चा की उम्मीद। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में मौद्रिक नीति निर्धारण समिति की आज से बैठक। जानकारों के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। भारत और मालदीव के बीच आज से एक्यूरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू होगा। 19 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। आतंकवाद के खतरे को समझने और निपटने का होगा अभ्यास। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 21 हुए। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटका में भी 2 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में विदेश से आए 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी के सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार। राज्य के स्वास्थ्य निदेशक ने दी जानकारी। कर्नाटक के चिकमंगलूर में एक स्कूल के 59 छात्रों और 10 टीचर कोरोना संक्रमित। किसी में भी नहीं दिखे हैं लक्षण। होम क्वारंटीन किए गए हैं। देखभाल में जुटी हुई है मेडिकल टीम। वैक्सीनेशन में भारत की बड़ी कामयाबी। देश में 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड। अब 100% टीकाकरण वाला देश का पहला राज्य बना। वैक्सीनेशन वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी अब भी जनता की पहली पसंद। पिछले हफ्ते के मुकाबले अखिलेश का ग्राफ 2% गिरा। यूपी चुनाव से पहले एबीपी न्यूज पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान। सीटों का बंटवारा फाइनल। 7 दिसंबर को मेरठ में साझा रैली। बोले, जिन्ना पर नहीं, विकास के मुद्दे पर होगा चुनाव। कटरीना की शादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज कटरीना मुंबई से निकल रही हैं। कटरीना कैफ और विकी कौशल आज पहुंचेंगे राजस्थान। परिजनों के साथ दोनों बरवाड़ा के होटल 6 सेंस तक सड़क मार्ग से ही जाएंगे। कल से 9 दिसंबर तक चलेगा शादी का कार्यक्रम। लगातार एबीपी न्यूज में बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। विकी और कटरीना की शादी की तैयारियों में जुटा है सवाई माधोपुर। मेहमानों के लिए 6 सेंसेस फोर्ट के अलावा सवाई माधोपुर लॉज यानी ताज विवांता और ओबेरॉय वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट में पूरे इंतजाम किए गए हैं।
और मुंबई से इस वक्त कृष्णा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। कृष्णा, आज रवाना हो रही हैं कटरीना कैफ, विकी कौशल, तमाम लोग रवाना हो रहे हैं आज सवाई माधोपुर के लिए। क्या रवाना हो चुके हैं और कौन कौन से लोग उनके साथ अभी निकल रहे हैं वहां से, क्योंकि साथ में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेहमानों की भी। जी बिल्कुल, साल की सबसे बड़ी शादी का इंतज़ार अब कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। 9 तारीख को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं कैटरीना कैफ के घर के बाहर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शादी की जो तैयारियां हैं उनको लेके हलचल तेज़ हो गई है। कैटरीना के घर के बाहर जो है अब गाड़ियां लगनी शुरू हो गई हैं। कुछ जो लगेज उनके बिल्डिंग से, उनके घर से नीचे लेके आया जा रहा है। अब मेहमानों का जो सिलसिला है वो आना शुरू हो गए हैं। अब कुछ 10 से 15 मेहमान जो है निकले हैं गाड़ियों के थ्रू। कहा ये बताया जा रहा है कि वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट के बाद वो जयपुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे। आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर पता चली थी कि रात करीबन 11 बजे कैटरीना कौशल के घर पे पहुंची थी, विकी कौशल के घर पे। उसके बाद करीबन 3:30 बजे का समय था जब कैटरीना कैफ अपने घर पे दोबारा आई हैं। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मेहमानों के निकलने के बाद 11 से 12 बजे का समय होगा जब कैटरीना कैफ अपने घर से निकलेगी। हालांकि इस पर पूरी तरीके से पुष्टि नहीं है, लेकिन अंदेशा यही जताया जा रहा है कि 11 से 12 बजे का समय होगा जब कैटरीना कैफ अपने घर से निकलेंगी। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद जानकारी के लिए। तो साल की सबसे बड़ी शादी कैटरीना और विकी कौशल की शादी का दिन अब करीब है। ऐसे में मुंबई से लेकर राजस्थान तक क्या क्या हो रहा है, देखिए संवाददाता रवि जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के बरवाड़ा के 6 सेंसेस फोर्ट के बाहर और शादी की तैयारियां जो हैं अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। किले के अंदर जोर शोर से ये तैयारियां चल रही हैं। किले के बाहर कुछ खुदाई का काम चल रहा है। सामने ही एक गेट बनाया जाएगा। पहले ये गेट यहाँ पर नहीं था, एक फाटक बनाया जाएगा और इस फाटक से होकर ही तमाम मेहमान जो हैं, तमाम जो कारें गुजरेंगी, उन्हें इस फाटक पर रोका जाएगा और इस फाटक को क्रॉस करने के बाद ही वो फोर्ट के अंदर जा पाएंगे। जो होटल का बोर्ड है जहाँ पर 6 सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा लिखा गया है, उसे तक हमें शूट करने नहीं दिया जा रहा है। उसे भी गार्ड्स घेर कर खड़े हैं। रजवाड़े की थीम पर यह शादी की जाएगी और शाही अंदाज में मेहमानों का स्वागत भी किया जाएगा। ये तो वो गेट है जहां से शादी में खास मेहमानों और बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों की एंट्री होगी। लेकिन सारा इंतजाम और स्टाफ कहां से जाएगा? एक दूसरे गेट से, जहां बाकायदा टेंट लग चुके हैं, क्योंकि शादी का असली इंतजाम तो यहीं से हो रहा है। किले का दूसरा गेट है जहां से तमाम तरह के जो ऑर्डर्स हैं, तमाम तरह की जो सप्लाईज हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो इसी गेट से पहुंचाई जा रही हैं। आप लोग देख सकते हैं खास मेहंदी मंगाई गई है जो तमाम मेहमानों को लगाई जाएंगी। शाही अंदाज में दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। आने वाले मेहमानों को जिन होटलों में ठहराया जाएगा उनमें से एक है सवाई माधोपुर लॉज, जिसे अब ताज विवांता के नाम से जाना जाता है। ताज विवांता होटल जो है वो 6 सेंसेस फोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर कटरीना और विकी की शादी होने वाली है। एबीपी न्यूज़ कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी से जुड़ी हर जानकारी पल पल आप तक यूं ही पहुंचाता रहेगा। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ सवाई माधोपुर। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं तो पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। कल रात दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिर गया। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में रात हुई बारिश की वजह से प्रदूषण से राहत मिली है और इसके साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने मौसम का जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली को मौसम राहत देता हुआ नजर आ रहा है। कल रात में दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद से मौसम में काफी परिवर्तन हुआ है। प्रदूषण पे काफी काबू हो गया है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि स्मॉग जो है वो छट चुका है और आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जता दी थी बारिश की। इस वक्त तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और हम आपको ये बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सुधार हुआ है। कल तक राजधानी दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार था, लेकिन इस वक्त
दिल्ली का AQI 311 है और साथ ही साथ जहां पे हम मौजूद हैं यानी ITO, वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 है, यानी कि अभी भी हवा की गुणवत्ता बहुत अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थ की स्थिति में है, लेकिन फिर भी ये हर रोज के मुकाबले काफी बेहतर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाते बारिश जो है वो आज भी हो सकती है और साथ ही साथ पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से राजधानी दिल्ली में ठंड का असर भी अब देखने को मिलेगा, यानी कि ठंड की दस्तक अब हो रही है। बारिश, पहाड़ों की बर्फबारी और ये सारी चीजें हैं जो कि राजधानी दिल्ली में मौसम में परिवर्तन ला रही हैं और साथ ही साथ जो प्रदूषण है उस पर भी काबू कर रही है। लगातार कोर्ट से लेकर के सरकारें कोशिश कर रही थी कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर काबू हो, लेकिन अब जाकर के जब मौसम ने थोड़ी करवट ली है तब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। बता दें कि 14 नागरिकों की मौत के मुद्दे पर नागालैंड में तनाव का माहौल है। ऐसे में देश में सियासत भी तेज हो गई है। आज तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य का दौरा करेगा, तो वहीं AIMIM ने अब इस मुद्दे को संसद में उठाने का भी ऐलान किया है। नागालैंड की साग की लपटें देश की राजनीति में भी दिखाई दे रही हैं। विपक्ष के निशाने पर है पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज सड़क से लेकर संसद तक इस मामले की गूंज सुनाई दे सकती है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो इस मुद्दे पर संसद में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। ओवैसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर हैं। अमित शाह को इस्तीफा देने का मौका नहीं देना चाहिए, सीधे बर्खास्त करना चाहिए। संसद में शीतकालीन सत्र जारी है और विपक्ष सरकार को घेरने का लगातार मुद्दा खोज रहा है। ऐसे में आज ही विपक्ष को हमले का मौका मिल सकता है। वहीं TMC का 5 सदस्यीय दल आज नागालैंड का दौरा करेगा। ये दल पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेगा। इस दल में 4 सांसद और मिजोरम के पूर्व अटॉर्नी जनरल शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, दिल को दहलाने वाली घटना, केंद्र सरकार जवाब दे। गृह मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं जब अपने ही देश में न तो नागरिक और न ही सुरक्षा बल सुरक्षित है। राज्य में बीजेपी और नागालैंड डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की गठबंधन सरकार है, इसलिए बीजेपी दोहरे मोर्चे पर घिरी है। इस मामले में SIT का गठन किया जा चुका है। नागालैंड की वोटिंग में हुई घटना बेहद दुखद है। मृतकों के परिवारों से संवेदना। राज्य सरकार की तरफ से बनी हाई लेवल SIT मामले की जाँच करेगी। I cannot totally rule out, but even if such information is there, the security forces should have been meticulously examined before they acted upon the civilian in that manner. वहीं सेना ने भी आम नागरिकों की मौत पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं और इस घटना पर गहरा खेद जताया है। बात करेंगे यूपी की राजनीति की। जिन्ना को लेकर एसपी और बीजेपी में जंग है, वहीं एसपी के अंदर जोकर पर घमासान अब शुरू हो गया है। ऐसे में विरोधी पार्टियां मजे ले रही हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। जिन्ना का मुद्दा अभी गया नहीं, चुनावी सर्कस में जोकर की एंट्री हो गई है। वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये एंट्री कराई है महान पार्टी के नेता केशव देव मौर्य ने और जोकर बोला है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को। जरा सुनिए तो कैसे जोकर बोलकर अपने ही सहयोगी पर तंज कसा है केशव देव मौर्य ने। हमारे गठबंधन में हमारे साथी हैं, इसलिए उन पे कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों ही पार्टियां अखिलेश के गठबंधन के गुलदस्ते का हिस्सा हैं। इस बयान से एसपी के अंदर गठबंधन में दरार नजर आ रही है। देखिए, एक जो होता है क्या कहते हैं उसको, एक ड्रामा जो होता है, जैसे ये राजनीति एक ड्रामा है, ठीक है, तो पात्र अलग अलग हैं, तो एक उसमें जोकर की भी जरूरत होती है ना और सबका ध्यान जोकर की तरफ रहता है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने मुद्दे को लपक लिया और समाजवादी पार्टी पर वार शुरू कर दिए। आप ही के गठबंधन के साथ ही कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजनैतिक जोकर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको अपने सम्मान की कम से कम चिंता अगर नहीं है तो समाज के सम्मान की तो चिंता करिए।
आपके नाम के आगे राजभर लगा है। क्या चाहते हैं? ये क्या हो रहा है? कौन सा गठबंधन है? चुनाव में सत्ता पाने के लिए असलियत के मुद्दों की बात करनी चाहिए। जंगल, जोकर, सर्कस, शेर, जानवर, ये सब बातें वो करते हैं जिनके पास असलियत के मुद्दे नहीं होते। आइए, चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस के तरीके से लड़िए। तकरार बढ़ी हुई देखकर एसपी को अपने गठबंधन के गुलदस्ते की चिंता सताने लगी। केशवदेव मौर्य जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमारे जो सारे अलायंस हैं वो बगिया के कई तरह के फूल की तरह हैं जिनसे मिल करके एक बेहतरीन गुलदस्ता बनने जा रहा है। ये विवाद ऐसे दिन सामने आया है जब अखिलेश ने लखनऊ में गोंडवाना जन संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। गोंडवाना गणतंत्र यात्री जब एसपी के साथ गठबंधन है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश इस विरोधाभास को संभाल पाएंगे? देखिए, जोकर से भले ही गठबंधन में दरार दिख रही हो, पर जिन्ना का जिन्न अखिलेश की मुश्किलें खड़ी करता नहीं दिख रहा। जयंत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सीटों का बंटवारा हो गया है, बस ऐलान भर बाकी है। चुनाव के ऐलान से पहले ही यूपी में सियासी दांवपेच जारी है। बीजेपी जिन्ना के मुद्दे पर अखिलेश पर वार कर रही है तो आरएलडी अखिलेश के साथ मजबूती से खड़ी हो गई है। ये चुनाव जिन्ना और पाकिस्तान के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा, तालिबान के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा। आप किसी गुंडे के छाती पे बुलडोजर चढ़ा दूंगा, इस तरह के बयानबाजी के मुख्यमंत्री अगर करते हैं और सोचते हैं कि बहुत भारी जन सैलाब उनके साथ खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी ने न सिर्फ जिन्ना के मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया, बल्कि साफ कर दिया कि गठबंधन मजबूत है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और सिर्फ ऐलान बाकी है। 403 सीटों पे गठबंधन लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा। कहीं हमारा सिंबल होगा, कहीं उनका सिंबल होगा, कहीं दूसरी पार्टियां साथ आ रही उनका सिंबल होगा। सम्मान सबका किया जाए। हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, काफी हद तक सारी चीज तय हो गई है और अभी भी हम देखेंगे चुनाव के आखिरी पल तक कौन हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसमें कोई चीज पक्का नहीं है जब तक आपको सिंबल ना दे दिया जाए, जब तक नॉमिनेशन ना हो जाए, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा उम्मीदवार कौन है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जिन्ना के मुद्दे पर अखिलेश को घेरा जाए, इसलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं तो श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं, श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। जो जिन्ना की सोच थी एकदम उनकी सोच। बीजेपी के मंत्री महेंद्र सिंह बयानों में मर्यादा तक भूल गए। देखिए, उनकी सोच पता चल गई है। जो जिन्ना की सोच थी एकदम उनकी सोच, जो मुगल काल के लोगों की सोच थी एकदम उनकी सोच है। जो अपने पिता को सम्मान नहीं कर सकता है, उसकी सोच कैसी होगी। वहीं महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जिन्ना को लेकर बीजेपी पर वार किया है। जो भ्रष्टाचारी होते हुए बात कर रहे हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी पे आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है। 2012 से 17 तक जितना काम किया, आज की जनता इनको हटा करके वो काम याद कर रही है। अब ये घबराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वो योगी सरकार को विकास के मुद्दे पर घेरे। वहीं बीजेपी धर्म और विकास के चेहरे के साथ साथ चुनावी भंवर में नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं संसद भवन के परिसर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। ऐसे में संसद भवन पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतिमा पर फूल चढ़ाए पीएम ने और श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस दौरान मौजूद हैं। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। ये तस्वीरें संसद भवन परिसर से आप देख रहे हैं, जहां पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर वहां पर मौजूद हैं। तमाम गणमान्य नेता, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें हम आपको उसी कार्यक्रम की दिखा रहे हैं।
क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दे गौण हो गए हैं? क्या इस बार भी यूपी चुनाव में धार्मिक विभाजन कर वोट लेने की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या काशी के बाद अब श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में माहौल गरमाने की कोशिश हो रही है। मथुरा में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, संदिग्धों की हो रही है तलाशी, सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में ये तमाम कवायद इसलिए है क्योंकि 4 हिंदूवादी संगठनों ने आज यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक कार्यक्रम करने का ऐलान किया है। ये संगठन है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, नारायणी सेना, श्री कृष्ण मुक्ति दल। किस तरीके से जो मथुरा का प्रशासन है वो अलर्ट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आरएएफ लगाया गया है। जो भी रास्ता ईदगाह मस्जिद की ओर जाता है उन सब को सील कर दिया गया है। न सिर्फ आसपास के पूरे इलाके में जो यूपी पुलिस है वो मौजूद है, पीएसी मौजूद है, आरएएफ को लगाया गया है खास तौर से, ताकि किसी भी तरीके की 6 दिसंबर को देखते हुए कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिसके कारण अयोध्या जो मथुरा का माहौल है वो खराब होने पाए। हमने जो आम लोग हैं यहाँ के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सामने, उन लोगों से भी बात की, यात्रियों से बात की, श्रद्धालुओं से और जो स्थानीय निवासी हैं उनसे भी बात किया। उन्होंने बताया कि इस तरीके का माहौल कभी मथुरा में देखा नहीं गया। हिंदू संगठनों के ऐलान के मद्देनजर आज शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास गाड़ियों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा इसके लिए एडवाइजरी जारी किया है। जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे वहां अस्थायी रूप से सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी बराबर की जा रही है पिछले एक हफ्ते से, और जितनी भी मोबाइल पार्टियां हैं सबके पास अपने कैमरे दिलाए गए हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें रिकॉर्डिंग भी की जाए। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने वालों के खिलाफ अब तक 4 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। यूपी चुनाव से पहले तमाम हर दल की तरफ से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से कार सेवकों का जिक्र किया गया और फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा प्लान बताकर अपना एजेंडा जाहिर कर दिया। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। अयोध्या में तो निर्माण जारी है, बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ये राजनीति का हम कर रहे हैं तो हम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। विपक्ष भी मथुरा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, मथुरा में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी भाजपा नेता का आयोजन बताता है कि उम्र में कानून व्यवस्था की अभूतपूर्व बदहाली की जड़ में अनियंत्रित भाजपाई ही है। सरकार बताए कि अब इस भाजपाई अराजकता का संज्ञान कौन लेगा। मैं तो कह रहा हूँ, आगरा को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाओ, मथुरा में यूनिवर्सिटी बनाओ, नौकरी के लिए कोई उनको बड़े कारखानों को प्रेरित कीजिए। इन चीजों की बात नहीं करना चाहते, वही पुराना एजेंडा। और मैं तो उनसे उम्मीद रखता हूं कि ये लोग कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में जजमेंट दिया था वह तो पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुका है कि इसके बाद इस तरह के विवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, असंवैधानिक है। इस बयान से लगता है कि यूपी चुनाव में मथुरा पर मंथन की जोरदार तैयारी है। हालांकि जिन संगठनों ने शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक करने की बात कही थी, वो अब मथुरा के बजाय दिल्ली में कार्यक्रम करने को राजी हो गए। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे के अनुसार 57% लोग कहते हैं कि टिकैत के आंदोलन वापस न लेने से बीजेपी को लाभ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, इससे टिकैत की छाती तो चौड़ी हो ही गई होगी।
अब 56 इंच की छाती वाले इस बात पर ज़रूर ध्यान दें और हमारा सर्वे ज़रूर देखें, क्योंकि अपना काम तो सूचना देना भर है, बाकी तो आपकी मर्जी है साहिब। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।